नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य की खोज। मैं हूं प्रवीण तिवारी और आज जो हम किताबों की सीरीज़ पर बात कर रहे हैं उसमें एक बड़ी दिलचस्प किताब के बारे में मैं बात करना चाहता हूं क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रहा इस किताब का मेरे जीवन में आना। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, काफ़ी इंटरनेट पर इसके बारे में जानकारियाँ भी उपलब्ध हैं और वॉलेस डी वॉटल ने ये किताब को लिखा था। और बॉब प्रॉक्टर का एक इंटरव्यू फेसबुक पर मैं देख रहा था, उनका कुछ प्रमोशनल एक्टिविटी थी, उसमें उन्होंने इस किताब का जिक्र किया। फिर मुझे जानकारी मिली कि बॉब प्रॉक्टर, रोंडा बर्न, ये सभी लोग इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि द सीक्रेट किताब इसी किताब से प्रेरित है। तो मेरी दिलचस्पी बढ़ी कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच यानी ये कोई व्यावसायिक या अमीर बनाने के नुस्खे बताने वाली किताब होगी, बट द सीक्रेट एक बहुत पॉपुलर किताब रही है, मैंने उस किताब को पढ़ा भी है। तो मुझे लगा कि इसकी बेस किताब को पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। और विश्वास करिए, जब मैंने पढ़ा तो पाश्चात्य या मैं कहूँ वेस्टर्न कल्चर में, क्योंकि आप देखते होंगे कि सभी किताबों में कहीं ना कहीं आध्यात्मिक पुट या बहुत सी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं, मुझे बहुत हैरानी हुई जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया और मैंने ये देखा कि वॉटल्स ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि वो हिंदू वैदिक परंपरा या हमारे सनातन शास्त्र रहे, हमारे स्क्रिप्चर्स रहे, हिंदू स्क्रिप्चर्स रहे हैं, उससे काफ़ी प्रभावित रहे हैं और उन्होंने अपनी चीज़ों को लिया और इसी के आधार पर फिर बाकी की किताबें लिखी गई हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा साहित्य पहले से ही कितना समृद्ध है। ये बात और है कि हमें ये किताबें ज़्यादा समझ में आती हैं, उनकी तरफ हम जा नहीं पाते हैं, बट मैं इस किताब को ज़रूर आपसे डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सहजता से ये बहुत सारी जो अभी महंगी और मोटी मोटी किताबें आई हैं उनको समझा देती है। पहली लाइन बाइबल को कोट किया गया है, टू हिम दैट हैथ शैल मोर बी गिवन and he shall have abundance, but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा, प्रचुरता में दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। ये इसको थोड़ा समझना होगा। हम अपने जीवन में निराशा और कमी की ओर ध्यान देते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या नहीं है। ये नहीं है का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बड़ा घर है, कितनी बैंक बैलेंस है, कितने लोग हैं आपके इर्द गिर्द, ये नहीं है। मसला ये है कि आप कितना मानते हैं आपका शरीर आपको मिला है, ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है, आप इस हवा का आनंद ले रहे हैं, इस प्रकृति पर आपका अधिकार है, इस प्रकृति का आप दोहन कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें, प्रचुरता। जिसके मन में ये विश्वास है कि उसके पास बहुत कुछ है, उसे और दिया जाएगा। ये बाइबल का वचन है जिससे वो शुरुआत करना चाह रहे हैं वॉलेस। और जिसको लगता है कि उसके पास नहीं है, उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड को बहुत इंपॉर्टेंस इस किताब में दिया गया है। कृतज्ञता जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी हमें जो कुछ भी मिला है उसके प्रति हमें अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। अब एक ऐसी बात जिसको लेकर अभी किसी साइंटिस्ट, मैं खुद साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं साइंस में बिलीव करता हूँ, रिसर्चेस में बिलीव करता हूँ, लेकिन जब साइंटिफिक तौर पर इस बात को रखा जाता है कि क्या दुनिया में ऐसा कोई तत्व है, कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके साथ हमारे विचार मिलकर उन विचारों को मूर्त रूप दे सकते हैं, तो थोड़ा ड्रामेटिक लगता है। सीक्रेट को भी बिल्कुल इसी बेस पर लिखा गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें बताया गया। इसमें उस सब्सटेंस की बात की गई है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम बाद में रोंडा बर्न और बॉब प्रॉक्टर और दूसरे राइटर्स ने दिया। यहाँ पर हमें यह समझना होगा उस सब्सटेंस का मतलब, इन्होंने परमात्मा का भी जिक्र किया है अपनी इस पुस्तक में। वो उसको परमात्मा तत्व का के बारे में कहते हैं। ये बात सच है अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखें कि हमारी जो थॉट वेव्स हैं, तरंगे हैं। विचार विज्ञान पुस्तक के बारे में मैंने बात की, और आप सोचिए खप्तड़ जैसी जगह पर बैठे बैठे एक योगी ने वहाँ पर बहुत ही गहरे शोध जो चल रहे हैं उनके बारे में अपने विचार रखे। मेटाफिजिक्स में यही होता था। हम देखते हैं हाइपोथेसिस रखी जाती हैं और ये किताबें, बेशक आप इनके ऊपर संदेह करें, इनकी चीज़ों को माने न माने, लेकिन इसके बावजूद आने वाले समय के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, मुझे लगता है कि विचार आपके ऐसा तत्व हैं जिनके बारे में अभी हम ठीक ठीक नहीं जानते हैं। हमारे भीतर क्या होता है, हमारे मन के भाव उन विचारों से कैसे हो जाते हैं, इन चीज़ों को तो हम जानते समझते हैं, लेकिन एग्जैक्टली विचारों का स्वरूप क्या वो तरंगवत है
और क्या वो तरंगे ठीक वैसी ही हैं जैसी अब अगर पहले हमसे कहा जाता कि रिमोट से टेलीविज़न को ऑन करना है, बहुत ही अब सिंपल साइंस हमें दिखाई देता है, या रिमोट से किसी भी चीज़ को चलाना हो, आपका पंखा चलाना हो, गीज़र चलाना हो, एसी चलाना हो, टेलीविज़न चलाना हो, या अपने लैपटॉप और मोबाइल को ऑपरेट करना हो, ये अब आपके लिए बहुत आसान और सहज चीज़ें दिखाई देती है। लेकिन कुछ डिस्टेंस से हम ये काम कर सकते हैं, इसको समझना पहले हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। ये बहुत गूढ़ रहस्य हो सकता था किसी और ज़माने में जब साइंस, हमारा विज्ञान इतना विकसित नहीं था। लेकिन हमारा विज्ञान अभी इतना भी विकसित नहीं है कि वो और भी सूक्ष्मतर तरंगों के बारे में जान पाए। ये भी इन पुस्तकों में आपको मिलेगा, क्योंकि ये एक हमेशा आधार होता है जब आप कोई थ्योरी रख रहे हैं और उसके लिए आप बहुत ही ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं रख सकते हैं या रिसर्चेस नहीं रख सकते हैं, विज्ञान सबूतों पर चलता है। तो ऐसे में आपको विज्ञान की कमी को भी इंगित करना पड़ता है, और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। मसला यह है कि इस किताब को जीवन में कैसे आजमाया जाए। तो इसमें बहुत कंसिस्टेंसी के बारे में लिखा गया है। इसमें यह लिखा गया है कि एक्टिंग इन द सर्टेन वे, जो काम आप कर रहे हैं उसी दिशा में आप काम कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इस बात को आधार बनाकर रखी गई हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसे आपके मन के भाव हैं, वो उस सब्सटेंस के साथ मिलकर आपको वो चीज़ें देते चले जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो मटेरियलाइज हो जाएंगी या किसी मैजिक शो में। इसमें ये एक लॉजिक लिखा गया है कि आने वाले समय में इट विल टेक सम टाइम। इट्स नॉट लाइक कि आपने किसी काम को करना शुरू किया और वो मंच पर जैसे हाथी किसी ने पैदा कर दिया, सोना पैदा कर, इस तरह से आपको चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। लेकिन अगर आपने सर्टेन वे में एक्ट करना शुरू किया, सर्टेन वे में यानी एक दिशा में सोचना, एक दिशा में काम करना शुरू किया, तो ओवर द पीरियड धीरे धीरे समय के साथ वो चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। प्रैक्टिकली बहुत लोगों के जीवन का अनुभव है, मैं भी ऐसे कई लोगों को मिलता हूं, या अपने जीवन में भी देखता हूं कि कई चीज़ें जो मैंने सोची थी, हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन कितनी चीज़ों पर एक्ट कर पाते हैं, कितना आउटपुट दे पाते हैं। इसमें यह भी लिखा है कि बहुत बड़ी समस्या उन लोगों के साथ आती है जो एक्ट करते वक्त ही उसके एंड पॉइंट्स के बारे में सोचने लगते हैं। एंड पॉइंट के बारे में सोचना और उसके बारे में सकारात्मक सोचना, इन दोनों में फ़र्क है। मुझे सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी, लेकिन मैं वहाँ पहुँचूंगा। अगर मैं वहां नहीं पहुंचा तो मेरी असफलता हो जाएगी, वहां पहुंच गया तो मेरी सफलता हो जाएगी। इन दोनों चिंतनों का एक फ़र्क है, उसे हम किसी काम को करते हुए समझ सकते हैं। आपकी एग्ज़ाम से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप अपनी एग्ज़ाम के दौरान किस तरह से तैयारियां करते हैं, अपने एग्ज़ाम के दौरान किस तरह से आप डेडिकेशन दिखाते हैं, एक सिटिंग टाइम दिखाते हैं, एक गोल टारगेट करते हैं, या तो आप 5 ईयर्स के अपने पेपर्स को सॉल्व करते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करते हैं, या कई लोग जिन्होंने सारी किताब पढ़ी होती है वो उसका रिवीजन करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मैकेनिज़्म होते हैं जिससे हम अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं। क्या इसी तरह हम अमीर बनने की दिशा में बढ़ते हैं? क्या इसी तरह हम अपनी चीज़ों को सीखते हैं? और यहाँ पर एक लॉजिक दिया गया है कि आप कुछ करें न करें, लेकिन आप ये विश्वास रखें कि आपके पास वो चीज़ें आ रही हैं, जो सीक्रेट में द लॉ ऑफ अट्रैक्शन में दिया गया है। तो इस मूलभूत चीज़ को समझना ज़रूरी है। इसका लॉजिक जो मैं समझता हूँ या समझा सकता हूँ साइंटिफिक तरीके से, वो ये: विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर हमारे मन में विश्वास है तो सचमुच में देर सवेर कोई ज़्यादा योग्य होता है, यानी कोई थोड़ा जल्दी चीज़ों को सीख लेता है, कोई देर से सीखता है, लेकिन सीखते एक जैसा ही है। कोई ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो सकता है, जो कोई कम प्रोफिशिएंट हो सकता है, लेकिन सभी को वो चीज़ें मिलती ही मिलती हैं। तो मुझे लगता है ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। ये एक बहुत ही एक्सीलेंट किताब है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वो परमात्म तत्व के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाती है। आपने मुझे इत्मीनान से सुना, इसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।